हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस से नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, डिटेल में चर्चा होगी और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये टोटल वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको आईएफएससी कोड के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। मेंस का अगर आपको एग्ज़ाम देना है या फिर इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ नेफ्ट? नेफ्ट क्या है या नेफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझ लेते हैं। नेफ्ट का मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट जिसे हम कहते हैं इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफ़र। मतलब ये एक आपके पूरा राष्ट्रीय आधार का ये एक तरह का पेमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे व्यक्ति ही नहीं, आपके फर्म हो सकती हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विथ एन एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। कह रहे हैं कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल फर्म कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकता है फंड्स को। मतलब उसको ऐसे फिजिकल फंड ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आप देखते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे, जिसके भी अकाउंट में जमा कराएंगे उसके अकाउंट में आपके पैसे चले जाते हैं। और ये किसके पास आप जमा करा सकते हैं पैसे? आप कि जो भी बैंक ब्रांच है जिससे रिलेटेड है आप, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे जा सकते हैं। और ये किसी आपके दूसरे जिसमें आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं पैसे, जिस व्यक्ति का है उसका आप अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं तो वहाँ पे उस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा ध्यान रखिए कि इंडिया के लिए ही आपका ये काम करता है। इसके थोड़े से एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं, जिनको हम आगे देखेंगे क्या हैं डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की जितनी भी आपकी ब्रांचेज़ हैं, लगभग ज़्यादातर ब्रांचेज़ आपकी नेफ्ट के अंदर आ गई हैं। ज़्यादातर में आपका ये फैसिलिटी चालू हो गई है। फिर भी अगर आपको देखना हो लिस्ट की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं इंडिया में नेफ्ट इनेबल्ड, तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पूरी लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं नेफ्ट के अंदर। ओके, तो मेरे ख्याल से नेफ्ट आपको समझ में आ गया, एक मोटा मोटा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो नेफ्ट के जरिए वो करा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, हु कैन ट्रांसफ़र फंड्स यूजिंग नेफ्ट? कि नेफ्ट की सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे? तो हमने पहले ही देखा था, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई फर्म है या फिर कोई कॉर्पोरेट है जो किसी ना किसी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करता है इंडिया के, तो वो इस सुविधा के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पे आगे और आपको डिटेल में बात बताइए, इसको ध्यान देना है कि इवन सच इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश एट द नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांचेस। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है, मतलब बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, और फिर भी आप नेफ्ट की सुविधा के द्वारा किसी और को जिसके पास अकाउंट है उसमें पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसी भी नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांच में जाएंगे तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हाउ एवर सच रेमिटेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000 पर ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं कि लेकिन इसमें क्या एक आपका गतिरोध है, समझ लीजिए, या एक तरह की सीमा लगाई गई है कि आप एक बार में एक ट्रांजेक्शन में 50,000 से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो 50,000 तक एक ट्रांजेक्शन में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, कई बार आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास अकाउंट नहीं है तो नेफ्ट के जरिए ट्रांसफ़र कर पाएगा क्या? तो अगर जिनको डीप नॉलेज नहीं है इस बात की कि कर सकता है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि नहीं कर सकता है, उसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या करें कि ऐसे पर्सन्स को, जो भी जिनके पास अकाउंट नहीं है, जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसे, उनको अपनी पूरी डिटेल ये वहाँ पे देनी पड़ती है कि जैसे एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी चीज़ें होती हैं कि किसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, आपका पता क्या है, कोई आपसे आईडी प्रूफ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है,
क्या करें, फैसिलिटेटर, ओरिजिनेटर और रेमिटर टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। कह रहे हैं कि कोई भी है, चाहे आपका फैसिलिटेट्स कर रहा है, वो ओरिजिनेटर है, चाहे रेमिटर है, जो भी फंड ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर रहा है, मतलब जो भी फंड ट्रांसफ़र करना चाहता है बिना बैंक अकाउंट हुए, उसको अपनी ये सारी डिटेल बैंक को सबमिट करनी पड़ती हैं। जो भी आपसे बैंक में मांगेंगी वो आपको देना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, हु कैन रिसीव फंड थ्रू द नेफ्ट सिस्टम। अभी हमने देखा कौन भेज सकता है, अब हम देख रहे हैं कि कौन रिसीव कर सकता है पैसे को। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, वो आपका अगर उसके पास बैंक अकाउंट है तो वो नेफ्ट के जरिए पैसे को रिसीव कर सकता है। कह रहे हैं कि इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर बेनिफिशियरी, शब्दों का ध्यान रखिएगा, बेनिफिशियरी टू हैव एन अकाउंट विथ अ नेफ्ट इनेबल्ड डेस्टिनेशन बैंक ब्रांच इन द कंट्री। मतलब जो भेजने वाला है उसके साथ तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट होगा तभी आप भेज सकते हैं, नहीं भी है तो आप 50,000 रुपये तक एक बार में तो भेज सकते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा, मतलब जिसको आप पैसे भेज रहे हैं या जिसको पैसे प्राप्त होने हैं, उसके पास तो बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए, तभी वो नेफ्ट सिस्टम के जरिए पैसे रिसीव कर पाएगा। बिना बैंक अकाउंट हुए वो पैसे को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी आपका बेनिफिशियरी है नेफ्ट सिस्टम में, उसके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है कि नहीं, तो आप बताएंगे कि हाँ उसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन भेजने वाले के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसके पास होना ही होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या करें, आगे पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको जिस अपवाद की बात कर रहा था, ये क्या है, द नेफ्ट सिस्टम ऑल्सो फैसिलिटेट वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। कह रहे हैं कि नेफ्ट सिस्टम जो होता है उसके जरिए एक आपकी समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा में स्कीम समझ लीजिए इसको, कि वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र आपकी रिमिटेंस की स्कीम है, जिससे इंडिया से नेपाल में पैसे भेजे जा सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि नेफ्ट के जरिए केवल हम अपनी जो कंट्री है उसी के भीतर सारे फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ये उसका अपवाद है कि आप इंडिया में रह करके नेपाल में पैसे भेज सकते हैं। और यहाँ पे आगे और पढ़िए क्या है, दिस इज़ नोन एज द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। तो अगर आपसे पूछा भी जाए इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम क्या है, तो आप बता देंगे कि इस स्कीम के तहत इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नेपाल में नेफ्ट के जरिए पैसे भेज सकता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, अ रेमिटर कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी ऑफ द नेफ्ट इनेबल ब्रांचेस इनटू द नेपाल irrespective of whether the beneficiary in the Nepal maintains an account with a bank branch in Nepal or not, the beneficiary would receive fund in Nepali rupees। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे भी हमने देखा था ना कि रिसीव करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन नेपाल के केस में ऐसा नहीं है। आप यहाँ से किसी भी नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांच जो है नेपाल में खुली, वहाँ पे आप पैसे भेज सकते हैं। फिर जो भी बेनिफिशियरी है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उसके पास आपका अकाउंट है उस बैंक ब्रांच में कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपवाद कह रहा हूँ, ठीक है। आपको देखने को मिलते होंगे अपवाद, हर जगह पे होते हैं। तो वैसे ही ये भी आपका क्या है, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम एक तरह का अपवाद है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पार्ट को ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर के आया था, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कैसे आंसर करना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या है, इज़ देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट। कह रहे हैं कि क्या कोई लिमिट होती है कि कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट के जरिए। तो वैसे तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, सीधा सा आंसर क्या है, नो, कि देयर इज़ नो लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं नेफ्ट के जरिए। ऑन द अमाउंट ऑफ फंड दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट, हाउएवर मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन लिमिटेड टू 50,000 फॉर द कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर द रेमिटेंस टू द नेपाल अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि वैसे तो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वाली कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है जो लगाई गई है, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और जैसा अभी कहा था कि आप कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और दूसरे के पास नेफ्ट के जरिए, तब वहाँ पे एक लिमिट है मैक्सिमम की कि 50,000 आप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है।
और या तो उस केस में जैसे आप इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं, अगर नेपाल में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कैश बेस्ड रेमिटेंस कर रहे हैं, दूसरे बेनिफिशियरी के पास भी मान लीजिए अकाउंट नहीं है, आपके पास भी नहीं है, उस केस में भी आपका क्या है 50,000 ही है आपकी मैक्सिमम लिमिट, कि 50,000 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपके लिए समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्या है व्हाट आर द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ नेफ्ट। देखिए ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 1-2 बार आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चंस हैं। मतलब ये आपसे ऐसा तो नहीं पूछा गया ऑपरेटिंग आवर, उसमें स्लॉट्स पूछे गए थे कि कितने स्लॉट्स होते हैं एक दिन में आपके नेफ्ट ट्रांसफ़र के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंटली नेफ्ट ऑपरेट्स इन आवरली बैचेस, कि मतलब घंटों के बैचेस में वो काम करता है। देयर आर 12 सेटलमेंट्स फ्रॉम 8 AM टू 7 PM। ये मैं जो बात कर रहा था कि आपसे बैचेस पूछे गए थे, 12 सेटलमेंट्स होते हैं एक दिन में। कब से? 8 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे शाम तक। ऑन वीकडेज, वीकडेज का मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, और वीकेंड मतलब क्या, सैटरडे को क्या होता है 6 सेटलमेंट्स होते हैं 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक ऑन सैटरडे, संडे को छुट्टी। ओके, मतलब यहाँ से एक पॉइंट और समझ में निकल के आता है कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी हुई, जैसे संडे को हो गया या कोई आपका वैसे हॉलीडे हो जाता है हमारा नेशनल या कोई भी, तो उस दिन भी आपका नेफ्ट वाला सिस्टम काम नहीं करता। मतलब पैसे आप भेज दीजिए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भेज दीजिए, नेफ्ट कर दीजिए, लेकिन वो ट्रांसफ़र उसी दिन होंगे जब आपके ये नेफ्ट वाला सिस्टम ओपन होता है। अगर संडे है तो फिर आपका मंडे को जाकर के ही पैसा ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा इंटरव्यू के लिए कि 12 सेटलमेंट्स होते हैं नेफ्ट में जब मंडे टू फ्राइडे आपका काम करता है वीकडेज़ में, और 6 सेटलमेंट्स होते हैं आपके सैटरडेज़ को 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम होता है उसमें सेटलमेंट्स का। आवरली बैचेस में काम करता है, मतलब हर घंटे पूरे के पूरे यहाँ पे बैच बनाए जाते हैं कि कितने आपके ट्रांजेक्शन होने हैं, फिर उनको एक साथ आपका एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं व्हाट इज IFSC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्ट के लिए आपको IFSC की जरूरत पड़ती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम। मतलब ये एक तरह का कोड है जिसके जरिए हम पहचान करते हैं कि ये जो पैसा है वो कौन से बैंक के कौन से ब्रांच में ट्रांसफ़र होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है कि किस बैंक में जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उस बैंक की किस ब्रांच में जा रहा है वो IFSC कोड के द्वारा ही निर्धारित होता है। इससे क्वेश्चन कई सारे निकल के आते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसके कितने डिजिट का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज एन 11 डिजिट कोड। यहाँ पे 11 डिजिट का कोड होता है, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। इसमें कहते हैं कि जो पहले के जो 4 डिजिट हैं वो आपके बैंक से रिलेटेड होते हैं, जो बताते हैं किस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किस बैंक से रिलेटेड है। दिखा है द फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द बैंक एंड द लास्ट 6 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द ब्रांच। और जो लास्ट के 6 कैरेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो कैरेक्टर्स हैं, ये आपके बताते हैं उस बैंक की किस ब्रांच में आपका पैसा ट्रांसफ़र होना है। और बीच में कह रहे हैं कि ये बीच में आपका जीरो भी यूज होता है, 5वें नंबर पे आपको हमेशा जीरो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, द 5th कैरेक्टर इज जीरो। IFSC इज यूज्ड बाय नेफ्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द originating destination bank branches and also to route message appropriately to connect to concerned bank and branches। मतलब क्या है कि IFSC कोड के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो पैसा है वो कौन सी बैंक ब्रांच से चला हुआ है और कौन सी बैंक ब्रांच में पहुंचना है। इसके जरिए तो पैसे का हमको पता चलता है। इसी के जरिए जो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह का काम होता है वो भी इसी कोड के जरिए ही होता है। और यहाँ पे आपका 11 डिजिट का नंबर होता है। पहले के 4 डिजिट के नंबर बैंक को आइडेंटिफाई कराते हैं, आखिरी के जो 6 डिजिट के नंबर हैं वो ब्रांच को आइडेंटिफाई कराते हैं, और बीच का जो नंबर होता है वो आपका जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हेन कैन द बेनिफिशियरी एक्सपेक्ट टू गेट द क्रेडिट टू हिज बैंक अकाउंट, कि जो भी बेनिफिशियरी होगा जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कब तक ये उम्मीद करे कि उसको पैसा मिल जाएगा। मतलब जैसे आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से और आपने फ़ोन कर दिया कि मैंने यहाँ पे नेफ्ट कर दिया है, तो
कितने दिन तक वो इंतज़ार करेगा, कितने समय तक इंतज़ार करेगा कि उसको पैसा मिल जाएगा, उसके बाद वो आगे का एक्शन लेगा अगर उसे नहीं मिला है तो यहाँ पे लिखा है द बेनिफिशियरी कैन एक्सपेक्ट टू गेट क्रेडिट ऑफ द नेफ्ट ट्रांजेक्शन विद इन 2 बिजनेस आवर्स, मतलब 2 बिजनेस आवर्स के अंदर ही उसको पैसे मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है करंटली नेफ्ट बिजनेस आवर्स इज फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 7 PM, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी वीकडेज होंगे वो 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक का लिया जाएगा, और वीकेंड का मतलब जो सैटरडेज हैं तो वहाँ पे 8 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे शाम तक का या दोपहर तक का टाइम लिया जाता है इसके नेफ्ट के काम करने का। तो इन घंटों के अंदर अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो आपके जो पैसे होंगे वो 2 घंटे के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 9 बजे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है तो आप ये देखेंगे कि आपने 9 बजे ट्रांसफ़र किया है तो 11 बजे तक आपको दूसरी जगह पैसे मिल जाने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने जैसे 7 बजे 7 PM की बात है, आपके पास आजकल तो सबके पास ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम होता है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आपने मान लीजिए 8 बजे PM को पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है, रात में किए, तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि 10 बजे PM तक उस दूसरे को पैसे मिल जाएंगे। फिर आप उम्मीद रखिए कि अब सुबह पैसे जाके उसको मिलने हैं, क्योंकि आपका बिजनेस आवर का मतलब क्या है, जितनी देर ये नेफ्ट काम करता है उससे होता है। ओके, इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होता है वो हम देखेंगे कि अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या आपको बैंक की तरफ से कुछ पैसे वापस मिलते हैं या बैंक को कोई पेनाल्टी भी होती है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ ट्रांजेक्शन बी ओरिजिनेटेड टू ड्रॉ रिसीव फंड्स फ्रॉम अनदर अकाउंट, कि क्या हम नेफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफ़र रिसीवर की तरफ से क्या ओरिजिनेट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट के लिए। मतलब समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ए और बी क्या है आपका रिसीवर है और ए क्या है आपका रिमीटर है, ठीक है, मतलब ए पैसे भेजने वाला है और बी पैसे रिसीव करने वाला है। तो हमको ये पता है कि ए जब पैसे भेजेगा तो ही बी को प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है क्या बी इधर से ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है कि बी अपने बैंक में जाए। मान लीजिए बीच में आपका क्या बैंक आ जाता है तो बैंक में जाके कहे कि हमको पैसे चाहिए ए से, तो ये कुछ ऐसी सुविधा का इस्तेमाल करे तो बैंक ए के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करके बी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका जवाब क्या है, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। नेफ्ट आपका क्या है, क्रेडिट पुश सिस्टम है। मतलब क्या कि जब तक ए जो कि भेजने वाला है वो ट्रांजेक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा तब तक ये आपका स्टार्ट नहीं होता है। कैन ट्रांजेक्शन कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द पेयर रेमिटर सेंड ओनली टू पे ट्रांसफर रिमिट फंड्स टू अ बेनिफिशियरी, कि ये जो भी आपका रेमिटर होगा उसी के द्वारा आपका स्टार्ट हो सकता है। मतलब जब तक ये पैसे डालेगा नहीं बैंक में, बैंक किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आप ऐसी रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते हैं बैंक के पास। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इज देयर एनी कंपनसेशन फॉर द कस्टमर इफ द क्रेडिट इज डिलेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट और इफ देयर इज एनी डिले इन रिटर्निंग द ट्रांजेक्शन टू द ओरिजिनेटर सेंडर रिमिटर। मतलब कह रहे हैं कि क्या अगर कोई कस्टमर है जिसने पैसे भेजे हैं तो उसका पैसा जो भेजा गया है उसमें देरी हो गई, जैसे कहते हैं 2 घंटे का समय लगना चाहिए लेकिन 2 दिन का समय लग गया, 1 दिन का समय लग गया, या फिर जब ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया तो फिर से उसके अकाउंट में वापस पैसे आने में टाइम लग गया, तो ऐसे केस में क्या उसे कोई कंपनसेशन मिल सकता है, क्या मुआवजा उसे कुछ मिलेगा क्या। तो इसका आंसर क्या है, यस है। आप लोग भी जान के रखिए, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप बैंक से कंपनसेशन ले सकते हैं। यस, इफ़ द नेफ्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देन द बैंक आर लायबल टू पे पिनल इंटरेस्ट टू द अफेक्टेड कस्टमर। मतलब समझ रहे हैं कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम मतलब जो भी निर्धारित समय है उसके बीच में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो बैंक ही जिम्मेदार होता है, और जो भी पिनल इंटरेस्ट रेट होता है उसके तहत उसको जो भी अफेक्टेड कस्टमर है उसको पैसे वापस करने होते हैं। पिनल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ में मेरे ख्याल से 3रे या 4थे पार्ट में बताया हुआ है। Banks are required to pay penal interest at rate of RBI LAF repo rate plus 2% for the period of the delay till the date of refund as the case may be affected customers account without waiting for a specific claim to be lodged by the customer in this regard। मतलब कह रहे हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो रेट कौन सा होता है, पिनल रेट, उसके बारे में बता रहे हैं कि करंट में जो आरबीआई का एलएएफ का मतलब क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो रेपो रेट है उसके साथ साथ प्लस 2% फॉर द पीरियड ऑफ डिले।
2% जितने दिन भी मतलब जितने टाइम आपका डिले हुआ है टिल द डेट ऑफ द रिफंड, मतलब जब तक रिफंड हो नहीं जाता है तब तक उनको 2% के साथ देना होता है। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि कस्टमर को इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लेम करने के या बैंक को इंतज़ार नहीं करना होगा कि जब तक कस्टमर कहे नहीं तब तक वो उसे पैसा लौटाएंगे नहीं, ये उनको करना ही करना होगा अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम में अपना पैसा ट्रांसफ़र करने में अक्षम रहते हैं। बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये टर्म कि बैंक अगर निर्धारित समय में पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर पाता है तो उसको इतने सारे पेनल रेट्स के साथ पैसे वापस करने होते हैं। ओके, तो ये है आपका क्या नेफ्ट। इसके कुछ खासियतें हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो नेफ्ट वाला आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेफ्ट में क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखिए। द रेमिटर नीड नॉट सेंड द फिजिकल चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू द बेनिफिशियरी, कि जो भी पैसा देने वाला है रेमिटर है, रेमिटर का मतलब जो पैसा देने वाला है, ठीक है, उसको कोई भी फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट डीडी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती बेनिफिशियरी को कि वो देगा तो वो जाके उस बैंक में चेक दिखाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कराए चाहे अपने अकाउंट से चाहे कैश में वो जमा कराएगा, दूसरे उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं और उसको पैसे निकालने के लिए जो उसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए बेनिफिशियरी को, उसको कोई चेक या कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। द बेनिफिशियरी नीड नॉट विजिट हिज हर बैंक फॉर डिपॉजिटिंग द पेपर इंस्ट्रूमेंट, मतलब वही कि बेनिफिशियरी को अपने बैंक में जा कर के, अपनी ब्रांच में जा कर के किसी भी तरह के पेपर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि उसका कोई पैसा आने वाला है तो उसका पैसा आ गया है तो उसका कोई पेपर दिखाएगा कि ये इन्होंने ट्रांसफ़र किया मुझे निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिंपली जैसे आपका पैसा था वैसे आप निकालते हैं एटीएम से या बैंक से जाके, उसको उसी तरह आप निकाल सकते हैं। द बेनिफिशियरी नीड नॉट टू apprehensive of loss, theft of physical instruments or the likelihood of fraudulent इनकैशमेंट देयरफॉर, कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी बेनिफिशियरी होता है वो किसी भी तरह के फिजिकल थेफ्ट, लॉस, इन सारी चीज़ों से बचा रहता है। मतलब ऐसे किसी को चेक दे दिया और वो चेक किसी से खो गया और आपने क्रॉस उस पर नहीं कर रखा था, कोई भी उसे जाके भुना सकता है, पैसा निकाल सकता है या फिर उस पर कोई फ्रॉड कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम आपका अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र होगा या कैश लेगा तो बैंक सीधे आपके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। आप सबको पता ही होगा जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो रही हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव तो इसे होना ही है, मतलब समय, धन, परिश्रम सब कुछ यहाँ पे बचता है। क्रेडिट कन्फर्मेशन टू द रेमिटेंस सेंड बाई SMS और ईमेल, कि अगर आप के पास पैसा क्रेडिट हुआ है तो देखिए, क्रेडिट हुआ है तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया। डेबिट हुआ है तो उसका भी मैसेज तुरंत का तुरंत SMS या ईमेल के जरिए आता है। रेमिटर कैन इनिशिएट द रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम प्लेस ऑफ वर्क यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो, मतलब उसे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से ही वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। नियर रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द बेनिफिशियरी अकाउंट इन अ सिक्योर मैनर। नियर रियल टाइम का मतलब एकदम रियल टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ पहले की तुलना में अगर देखा जाए कि जहाँ पे 2-4 दिन लगते थे पैसे रिफ्लेक्ट होने में किसी के अकाउंट में, उसकी तुलना में तो अब घंटों का ही समय अब बचा हुआ है। नेफ्ट के जरिए अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, 2-3 घंटे में दूसरे के पास पैसा पहुंच जाता है। तो बहुत ही सुविधाजनक है और सिक्योर है। आपको ना तो कहीं पे पैसे निकालने हैं कि आप पहले जाइए ATM से पैसे निकालिए, बैंक से पैसे निकालिए, फिर उसे जमा करिए तो दूसरे के पास पहुंचेगा, कुछ नहीं। आप अपने घर पे बैठिए, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करिए और उसके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये सारी क्या हैं, इसकी सुविधाएँ हैं नेफ्ट के लागू होने से। मेरे ख्याल से नेफ्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पे क्या क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं RTGS सिस्टम की कि RTGS क्या है, व्हाट इज़ RTGS। द एक्रोनिम RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, रियल टाइम gross settlement which can be defined as the continuous settlement of funds transfer individually on an order by order basis without netting। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, रियल टाइम में होता है। इधर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए तो दूसरी तरफ आपको पैसे मिल जाते हैं जिसको आपने ट्रांसफ़र किए हैं। इसमें कोई भी आपका डिले जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है फंड का वो इंडिविजुअली होता है। जैसे भी हमने देखा था कि नेफ्ट में क्या होता है, बैच बेसिस पे होता है। आवरली हमारे बैचेस होते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर जितने आपके
आ जाएंगे ट्रांजेक्शन के लिए अमाउंट, उनको क्लियर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट घंटे में देखा जाएगा, फिर नेक्स्ट घंटे, ऐसे आपका बैचेस में होता है, मतलब बंडल पूरे बनते हैं उस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस होता है। मतलब एक अगर आपने यहाँ पे आरटीजीएस किया है तो वो एक जैसा ही ट्रीट होगा, उसके लिए किसी और का इंतजार नहीं होता है कि और सारे बैचेस बनेंगे फिर इसको आगे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है। तो रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड रेदर देन सम टाइम लेटर। रियल टाइम का मतलब ये है कि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया फंड ट्रांसफ़र का तो उसी समय वो प्रक्रिया चालू हो जाती है बिना किसी देरी के, कि ऐसा इंतजार नहीं होता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली ऑन एन इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन बेसिस। मतलब क्या ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब कि यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है फंड ट्रांसफ़र का वो आपका इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन बेसिस पे होता है, किसी का इंतजार नहीं किया जाता, कोई बैचेस नहीं बनाए जाते कि आपके इतने सारे बैचेस बनेंगे फिर आपका आगे एग्जीक्यूट होगा। आपका एक ट्रांजेक्शन आ रहा है तो एक को उसी समय तुरंत एग्जीक्यूट किया जाता है, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर दूसरा लिया जाता है, दूसरे को एग्जीक्यूट किया जाता है, इस तरीके का काम यहाँ पे होता है। कंसिडरिंग दैट द फंड सेटलमेंट टेक प्लेस इन अ बुक्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द पेमेंट्स आर फाइनल एंड इररिवोकेबल। कि यहाँ पे ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स होते हैं वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बुक्स होती है उसमें प्लेस हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो पेमेंट्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, इररिवोकेबल मतलब उसे लौटाया नहीं जा सकता है या उसे कैंसिल वगैरह नहीं किया जा सकता है। ये आपका क्या है, आरटीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेफ्ट से थोड़ा सा अंतर होता है आपके पैसे ट्रांसफ़र होने में। फिर आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या है, इज देयर एनी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट अमाउंट स्टिपुलेटेड फॉर द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। तो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट होती है आरटीजीएस में। तो जी हाँ होती है। मैक्सिमम तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम अमाउंट कहते हैं इसमें आपका 2 लाख होना चाहिए। आरटीजीएस के लिए आपके पास 2 लाख रुपए कम से कम मिनिमम होने चाहिए, तभी आप आरटीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। हालांकि अपर लिमिट आपकी इसमें कोई भी नहीं होती, कितना भी अमाउंट चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपके बैंक टू बैंक वेरी भी कर जाता है कभी कभी। जैसे अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अगर अकाउंट होगा तो आपको पता होगा कि आरटीजीएस वहाँ पे 10 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट भी उन लोगों ने लगा रखी है, एक बार अगर ट्रांसफ़र करते हैं आप तो, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आरबीआई की गाइडलाइंस देखी जाए तो मैक्सिमम आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहीं भी वेबसाइट पे देख करके बैंक के अलग अलग ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको स्टैंडर्ड जो आपके आंसर्स हैं वही देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द इफेक्टिंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अंडर आरटीजीएस। कि कितना समय लगता है आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में अगर हम आरटीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज द बेनिफिशियरी ब्रांचेस आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द फंड्स इन रियल टाइम एज सुन एज फंड्स आर ट्रांसफर बाय द रेमिटिंग बैंक। कह रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब सामान्य परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो जैसे ही जो रेमिटिंग बैंक होगा जो कि पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे ही वो एक तरफ से पैसा ट्रांसफ़र करता है दूसरी तरफ उस जो भी आपका रिसीविंग बैंक होता है उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं। बहुत ही कम समय या कहते हैं नो टाइम में आपका पैसा पहुंच जाता है। फिर भी कहते हैं कि द बेनिफिशियरी बैंक हैज़ टू क्रेडिट द बेनिफिशरीज अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज। कि जैसे बैंक के पास पैसा पहुंच गया तो जो भी बेनिफिशियरी बैंक है मतलब जिसने पैसा रिसीव किया है उसको 30 मिनट के भीतर ही फंड ट्रांसफ़र का मैसेज देना होता है जो जिसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब क्या है कि पैसे तो तुरंत पहुँच गए और आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तुरंत के तुरंत, नहीं भी होते हैं तो आधे घंटे के अंदर उनको करना ही है, वरना वही आपका पिनल रेट से उनको फिर पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि आरटीजीएस हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, टिल व्हाट टाइम आरटीजीएस सर्विस विंडो अवेलेबल। जैसे हमने नेफ्ट की बात की थी तो हमारा क्या था, मंडे टू फ्राइडे कितने सेटलमेंट्स थे, 12। याद रखिएगा 12 कब, 8 बजे सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक। और सैटरडेज को क्या था, सैटरडेज में केवल 6 थे, 8 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक का टाइम आपका होता था। किसके लिए, नेफ्ट के लिए, NEFT। आरटीजीएस के लिए क्या है, आरटीजीएस सर्विस विंडो फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल टू बैंक फ्रॉम 9 hours to 16
6.30 आवर्स। मतलब क्या, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 4 साढ़े 4 बजे शाम तक का समय होता है। मतलब सुबह 9 बजे से ओपन होता है और 4:30 बजे शाम तक ये चलता है वीकडेज में। वीकडेज का मतलब क्या हुआ, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का। एंड फ्रॉम 9 आवर्स टू 14 आवर्स। 14 का मतलब क्या, 2 बजे दोपहर तक का समय होता है। 9 बजे से 2 बजे तक का समय होता है सैटरडेज को सेटलमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं हाउ एवर द टाइमिंग्स दैट द बैंक फॉलो में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर टाइमिंग ऑफ द बैंक ब्रांच। कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा आपका डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कस्टमर की टाइमिंग क्या है उसके बैंक ब्रांच की, उसके हिसाब से। लेकिन ये आपका जनरल क्या है कि 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक वीकडेज में और 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका सैटरडेज को होता है। अब यहाँ पे ये मत पूछेगा कितने सेटलमेंट्स में होता है, ये आपका सेटलमेंट्स में नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, अगर आप बैठे पूछ लेते हैं कि बताइए आरटीजीएस में कितने सेटलमेंट्स होते हैं एक दिन में। तो जिन लोग जो थोड़ा सा नर्वस रहते हैं तो वो तुरंत बोल देते हैं फटाक से वीकडेज में 12 होता है और आपके वीकेंड्स में सैटरडेज को केवल 6 होता है। तो अगर आपने ऐसा बोला तो तुरंत वो समझ जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको पता है आरटीजीएस में कोई भी इस तरह का काम नहीं होता है सेटलमेंट का, कि बैचेस वहाँ पे बनते हैं, आवरली बैचेस पे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपका सेटलमेंट होता ही रहता है। वैसे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका सेटलमेंट होता ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी आवरली बैचेस का काम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, डू ऑल बैंक ब्रांचेस इन इंडिया प्रोवाइड आरटीजीएस सर्विस। कि जितने भी बैंक ब्रांचेस हैं इंडिया में, क्या सभी के सभी आरटीजीएस सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ऐसा है तो इसमें बता रहे हैं नो, ऐसा नहीं है कि सभी बैंकों के सभी ब्रांचेस में आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 1 लाख आरटीजीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस। कि यहाँ पे हमारे देश में इस समय 1 लाख आरटीजीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस हैं, 1 लाख से अधिक हैं। और इसकी लिस्ट आपको देखनी है तो यहाँ पे नीचे आपको मैंने लिंक भी दिया हुआ, ये आपकी आरबीआई की लिंक है, इस पर क्लिक करके या इसको आप टाइप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांचेस इनेबल्ड जो आरटीजीएस सिस्टम के तहत हैं मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। ओके, तो सीधा सा जवाब ये होगा कि सारी ब्रांचेस के पास नहीं होता है आरटीजीएस की सुविधा, ये लेकिन 1 लाख से अधिक ब्रांचेस के पास ये सुविधा अभी भी उपलब्ध है। तो ये तो था हमारा आरटीजीएस सिस्टम, जो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आरटीजीएस सिस्टम से। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं नेफ्ट और आरटीजीएस में, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कई बार इससे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं, तो हमारा एक तरीके का रिवीजन भी हो जाता है और डिफरेंसेस भी हमको पता चल जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। वैसे तो अगर आपने नेफ्ट और आरटीजीएस मैंने जैसा बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको अब सारे डिफरेंस वैसे ही क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक ऐसे मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा पहले बात करते हैं सेटलमेंट की, तो नेफ्ट में क्या होता है, सेटलमेंट स्लो होता है क्योंकि आवरली बैचेस में यहाँ पे काम होता है। आपके हमने देखे 12 सेटलमेंट्स में काम होता है। जबकि आरटीजीएस में क्या है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आपका काम होता है। जैसे आपने पैसे ट्रांसफ़र किए वैसे ही आपके तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं दूसरे अकाउंट में। तो इसलिए क्या होता है, फास्ट होता है, रियल टाइम। फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफ़र ऐसे ऐसे टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो। इसका क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। टाइमिंग्स की बात करूं अगर मैं, तो नेफ्ट के लिए टाइमिंग क्या है याद रखिएगा। आपका नेफ्ट के लिए टाइमिंग 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 AM से लेकर के 7 PM तक यहाँ पे होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडेज को क्या होता है, 8 AM से लेकर के 1 PM तक यहाँ पे काम होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 सेटलमेंट्स होते हैं और यहाँ पे आपके 6 सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये आपका क्या है, मंडे टू फ्राइडे, और ये सैटरडेज के टाइमिंग्स यहाँ पे होते हैं। वहीं अगर आरटीजीएस की मैं बात करूं तो आरटीजीएस आपका 9:30 बजे से स्टार्ट होता है। वीकडेज में 9:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे शाम तक आपका काम करता है आरटीजीएस सिस्टम। तो इसके लिए ये टाइमिंग्स हैं। और अगर वीकडेज को छोड़ दूं, सैटरडे की बात करूं तो 9 बजे से ये काम करना स्टार्ट करता है और 9 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर तक ये काम करता है वीकडेज में। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों की टाइमिंग्स को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकती है। हो सकता है आपके पास पुरानी कोई बुक्स हो तो उसमें टाइमिंग भी आपको कुछ दूसरी देखने को मिल सकती है। ये अभी अपडेटेड वर्जन है, मैंने जो आरबीआई की वेबसाइट से आंकड़े लिए हुए हैं। फिर अगर बात करूं मिनिमम अमाउंट मनी ट्रांसफ़र की,
तो नेफ्ट में भी कोई लिमिट नहीं होती है यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफ़र की, लेकिन आरटीजीएस में आप कम से कम 2 लाख रुपए या उससे ऊपर ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 2 लाख से नीचे का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैक्सिमम की बात करूँ तो दोनों में ही कोई भी लिमिट नहीं है, आपकी मैक्सिमम की आरबीआई की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है। बस नेफ्ट को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे आपका अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम में 50,000 की लिमिट होती है, उसको छोड़ करके देखा जाए तो कोई लिमिट नहीं है। व्हेन डज द क्रेडिट हैपन्स इन बेनिफिशियरी अकाउंट, कब आपका जो क्रेडिट होगा, अगर आपने नेफ्ट के जरिए ट्रांसफ़र किया है तो उसमें टाइम लग सकता है। मैक्सिमम टाइम आपका दिया गया है 2 बिजनेस आवर्स का, वो टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन रियल टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे तुरंत का तुरंत ट्रांसफ़र होता है और आधे घंटे के अंदर जो है आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है जो भी पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है दूसरे के अकाउंट में। मैक्सिमम चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है, इसे आप खुद नोट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहें तो खुद से इसे नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके बदलते भी रह सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है, तो इतना तो आपको पता क्या है कि नेफ्ट के जरिए केवल स्मॉल मनी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। केवल का मतलब क्या है कि हम 2 लाख रुपए तक तो कर ही नहीं सकते आरटीजीएस, 2 लाख के ऊपर का अमाउंट होगा तभी हम आरटीजीएस कर सकते हैं। तो 2 लाख तक के लिए तो हम नेफ्ट ही कर सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे स्मॉल मनी ट्रांसफ़र के लिए नेफ्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आपका अमाउंट 2 लाख या उससे बड़ा है तो आप आरटीजीएस करिए, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होगा, जिसे आप ट्रैक भी आसानी से कर पाएंगे कि हो गया है कि नहीं। इन दोनों को अगर छोड़ दूं तो एक और आपका सिस्टम आता है, उसे क्या कहते हैं, आईएमपीएस कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये आपका नया जो आया है आईएमपीएस, इसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा कैसे होता है इसमें आपका फंड ट्रांसफ़र। अभी तो ये हमारा नेफ्ट और आरटीजीएस को लेकर के था, मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ जाएं, ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ पे जो मैंने बताया चीज़ें समझ में आई कि नहीं। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहुँच सकें। ये सिर्फ ना आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, तो वहाँ भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नहीं। अगर आप बैंक की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।